जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक मुद्दे पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जो हो रहा है और भारत की साख आर्थिक जगत में जिस प्रकार से कमजोर हो रही है और जिसका प्रभाव, जिसका दूरगामी प्रभाव और तत्कालीन प्रभाव देश की प्रतिष्ठा पे पड़ रहा है, आज मैं उस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, एक देश की बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक उसकी सिस्टर कंपनी है जियो फाइनेंस, दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं। अडानी जी की भी 5-6-7 कंपनीज हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो शेयर मार्केट में जिनमें ट्रेडिंग होती है और लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में जिनकी ट्रेडिंग होती है, जिनमें खरीद फरोख्त होती है। अडानी जी के बारे में जिस प्रकार से हो रहा है, पिछले 2 साल से हो रहा है, जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से लगातार अडानी जी पे अंतरराष्ट्रीय जगत से, आर्थिक जगत से प्रहार हो रहे हैं। बहुत सारे देशों ने देश की रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जबकि आज तक, जब से सेबी का गठन हुआ था 1991 में और उसके पहले कंट्रोलर और कैपिटल इश्यूज था सीसीआई, इस प्रकार से देश की रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे कभी अंतरराष्ट्रीय जगत ने प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर अडानी जी पे जिस प्रकार के आरोप बाकी फाइनेंशियल जर्नल्स ने उठाए, हिडनबर्ग ने उठाए, देशों ने उठाए, जिस प्रकार से अडानी जी को विदेश में जा जाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए और व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके दिलाए गए, अब बदले में भी कुछ दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि विदेश लोग अडानी जी को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें, बंदरगाह दे दें, कोयले की खदानें दे दें, इसका माने देश ने कुछ दिया हो, तब उन देशों ने अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे। तो एक तरफ तो अडानी जी का फायदा हुआ और दूसरी तरफ जो बार्टर सिस्टम में जो दिया गया वो देश ने दिया, तो देश ने सफर किया और अडानी जी ने फायदा उठाया। लेकिन जब पूरा विश्व का जगत अडानी जी के कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा था, श्रीलंका के अंदर प्रश्न उठा, बांग्लादेश के अंदर उठा, स्विट्जरलैंड के अंदर उठा, केन्या के अंदर उठा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उठा, इजराइल के अंदर उठा और अब लेटेस्ट अमेरिका के अंदर उठा। अमेरिका में एसईसी और एफबीआई ने जांच करके पता चलाया, 2.5 साल की जांच करके पता चलाया कि अडानी जी ने और उनकी कंपनियों ने और उनके कुछ अधिकारियों ने भारत सरकार में घूस दी, जबकि मोदी जी कहा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये बात की पुष्टि हुई। एक और खबर आई अमेरिका से कि अमेरिका ने वहां पर कुछ कंपनीज को जितनी घूस उन्होंने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी संस्थाओं को दी थी, और ऐसी संस्थाएं जो हमारे देश की बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं, HAL, उनको घूस दी थी, और उनको घूस देने के एवज में अमेरिकन सरकार ने उनपे 300 गुना ज्यादा का दंड लगाया, उन्होंने दंड का भुगतान किया। इसका उन्हें अमेरिका ने तो कॉग्निजेंस ले ली कि उनके देश की कुछ संस्थाओं ने भारत सरकार के कुछ PSUs को घूस देकर काम कराया, जो अडानी जी पे भी आरोप लगा कि उनके अधिकारी कर्मचारियों ने भारत सरकार के कुछ कर्मचारियों को या क्षेत्रीय दलों के कुछ कर्मचारी अधिकारियों को घूस देकर कुछ ऐसा काम किया कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। तो विदेश में तो कार्रवाई हो गई, 300 गुना का दंड लग गया, लेकिन भारत सरकार ने उन अधिकारियों कर्मचारियों पे क्या दंड दिया जिन्होंने घूस ली थी पहले, जिसपे 300 गुना ज्यादा दंड लगा, और जो अडानी जी की कंपनी में अमेरिका ने कॉग्निजेंस ले ली, उस पे भारत सरकार ने क्या दंड लिया, और सेबी ने और ईडी ने और सीबीआई ने क्या इंक्वायरी की, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। अब प्रश्न उठता है, चलिए अडानी जी तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये दूसरी बात है कृपा पात्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भारत की ज्यादातर जो सरकारी संपत्तियां हैं वो अडानी जी को दी जा रही हैं, भारत के बैंक्स उनको लोन दे रहे हैं, भारत की जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो उनको लोन दे रही हैं, इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स और LIC पार्टिसिपेट करती है, जिससे अडानी जी को
नई नई संपत्तियों को लेने के लिए धन स्रोत मिल जाए और फिर उनके ऋण माफी हो जाते हैं। वो किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं जिसमें 2000 करोड़ का पैसा लेना था, फिर 200 करोड़ देते हैं, 1800 करोड़ माफ हो जाता है और अडानी जी को फायदा हो जाता है। चलिए, अडानी जी की कंपनियां तो एक हैं और इस तरह की हजारों कंपनियां हैं, उनसे छोटी हैं लेकिन चलिए हजारों हैं। लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि भारत के अंदर इस प्रकार के जो आरोप विश्व जगत से अडानी जी की कंपनियों में लग रहा है, इसका दुष्प्रभाव अब दूसरी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की कंपनियों में भी पड़ना शुरू हो गया। पहला तो आपने देखा होगा कि आज $1 की कीमत 84.95 हो गई, माने 85 छूने वाला है। और हो सकता है कि इसी प्रकार से अगर अडानी जी को बचाने का प्रयास होता रहा तो रुपया $1 का 100 रुपए हो जाए और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, ये कल्पना आप कर सकते हैं। अडानी जी पे जो हम लोगों को समस्या थी कि रेगुलेटर को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, ईडी को जांच करनी चाहिए, इसलिए कि अगर रेगुलेटर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे तो भारत की जो कंपनियां हैं उनको विश्व में पैसा उठाने में परेशानी आएगी। भारत के बैंक्स और भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इक्विटी फंड हमारे पैसे को कब तक अडानी जी को देंगे, अगर विश्व जगत से जहां पे लोगों के पास पैसा देने की और लगाने की एक क्षमता है, उनपे अगर उनको रेगुलेटर पे विश्वास उड़ जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारा प्रश्न चिन्ह ये था। अब ये देख रहे हैं हम कि अडानी जी की कंपनियों का तो जो हो रहा है, 2 दिन से लगातार अडानी जी के शेयर गिर रहे हैं और जो बढ़ भी रहे हैं, कभी बढ़े भी थे तो LIC की वजह से बढ़े थे या किसकी वजह से बढ़े थे, वो जांच का मुद्दा है, वो तो सेबी बता सकती है या शेयर ट्रांसफर एजेंट बता सकता है जिसके पास सारे पते होते हैं और कितने शेयर किसने खरीदे किसने बेचे हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्मॉल इन्वेस्टर्स ने उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाए। लेकिन अब इसका दुष्प्रभाव एक ऐसी बड़ी कंपनी में लग गया है जो अभी पिछले 40-50 साल ने जिसने देश की अर्थव्यवस्था का स्तंभ संभाल रखा है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 10 साल में पहली बार जब 1 साल के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, उनके शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न मिला है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के पास फायदा यह था कि रिलायंस इंडस्ट्री में जब से वो कंपनी बनी है, धीरूभाई अंबानी के जमाने से और मुकेश अंबानी के टेक ओवर करने के बाद से, बाद में अपने बच्चों को उसका कारभार देने के बाद से, कि इन्वेस्टर्स को हमेशा पैसा रिटर्न में मिला है, प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ है, प्राइस बढ़ा है रिलायंस इंडस्ट्री का, तो उन्हें फायदा हुआ है। यह पहली बार 10 साल में ऐसा हुआ और 10 ही साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री में भी नेगेटिव रिटर्न आया, पॉजिटिव रिटर्न नहीं आया, तो इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हुआ। और जब इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं होता है तो जब कंपनी को शेयर मार्केट से पैसा उठाना होता है तो उसको पैसा उठाने में समस्या आती है। और ये रिलायंस इंडस्ट्री जैसी प्रतिष्ठित कंपनी जिसकी साख थी, जिसने डाइवर्सिफिकेशन किया था हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का एरिया हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स का एरिया हो, चाहे फाइनेंस का एरिया हो, चाहे पावर सेक्टर का एरिया हो, हर क्षेत्र में जिसने बड़ी बड़ी अवस्थापनाओं को रूप दिया, आज उसकी यह स्थिति हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कि उसने नेगेटिव रिटर्न दिया। उसके पहले वो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देती थी, इन्वेस्टर्स को हमेशा फायदा होता था। तो क्या अडानी जी की कंपनियों के ऊपर जांच न कराए जाने की वजह से आज देश के जो पूंजीपति हैं उनके साथ ये समस्या पैदा हो रही है कि विदेश से वो पैसा उठाने में असमर्थ हैं। अडानी जी ने तो खुद ही श्रीलंका के कोर्ट के बारे में और बाकी जगहों पे कहा है कि मुझे विदेशी पैसे की आवश्यकता नहीं, बस जिस केस में कोर्ट ने सम्मन इशू किया है उसमें उन्होंने कहा नहीं, विदेशी पैसा हम नहीं लेंगे, हम अपने सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करेंगे। अरे अपने सोर्सेज से पैसा तो तब इकट्ठा करोगे जबकि तुम जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव अगर बाकी इंडस्ट्रीज पे पड़ने लगा और बाकी इंडस्ट्रीज भी विदेश से पैसा नहीं उठा पाई तो देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आजकल वैसे ही पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि लोग बैंक में एफडी में पैसा लगाते थे, 7-8% का रिटर्न आता था, शेयर मार्केट में नहीं जाते थे कि वहां रिस्क है, क्यों रिस्क लें, चलो 7-8% का रिटर्न बैंक से ले लेते हैं एफडी से। लेकिन आज
क्योंकि शेयर मार्केट ने रिटर्न दिया है और आर्टिफिशियल है, रियल है, तो ये तो बात मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि सब लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, तो बैंक के पास भी कैश की कमी है, तो लोन डिसबर्समेंट में उनको समस्या आने की संभावना है। तो अगर देश के अंदर बैंक लोन नहीं दे पाएंगे, विदेश से पैसा उठाने में हमारे पूंजीपतियों को परेशानी आएगी। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन था कि अडानी जी की कंपनियों पे जांच बिठा दीजिए, अगर वो दोषी हैं तो दंडित कर दीजिए, दोषी नहीं है तो दंडित मत कीजिए। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्री की ये पोजीशन हो गई है कि उनके शेयर भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है शेयर मार्केट के जार्गन जो लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनीज हैं, अगर इसमें लंबे समय तक आप निवेशित रहेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा। तो स्मॉल इंडस्ट्री और जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज उस पैसा लगाने के बजाय लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए। और लार्ज कैप में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, अगर वो 10 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी अगर रिटर्न नहीं दे रही है, तो इसका माने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कब तक म्यूचुअल फंड और LIC संभाल पाएंगे। और शेयर मार्केट में जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और तरह तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, इनके पैसे की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सेबी और ईडी और CBI जो छोटे छोटे मामलों में जांच शुरू कर देती है, वो कम से कम अडानी जी के मामले में जांच शुरू करे और ये पूरे विश्व को बताए कि हमारा रेगुलेटर जो है वो कोई पक्षपात नहीं करता है, किसी पूंजीपति के साथ पक्षपात नहीं करता है। और अगर इस प्रकार के विश्वास डिगा तो रुपया अगर इस प्रकार से कमजोर होता रहा और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ बड़ी कंपनियों में भी लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो गॉड फॉरबिड फिर क्या होगा, देश के निवेशकों के साथ होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं, तो इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर ही कोई खरीदने या बेचने का निर्णय लीजिएगा। मैंने केवल विश्लेषण किया, वो ये कि रुपया का कमजोर होना बहुत ज्यादा खतरनाक है और रिलायंस इंडस्ट्री का पिछले 10 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नेगेटिव रिटर्न देना एक बहुत खतरनाक संकेतक है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर विदेश से पैसा हमारे देश में नहीं आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को आगे गति देने में परेशानी आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।